नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो देख रहा था। वो किरण चौधरी जी की थी और शायद 15 अगस्त की थी 2019 उन्होंने किया था। उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। तो उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया था। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस में तो भाई भतीजावाद है और कांग्रेस शून्य है। और अब तो और भी धरातल से नीचे जाने की वो है, जितनी खींचतान कांग्रेस के अंदर है उतनी तो और किसी भी पार्टी में नहीं है। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा उस पार्टी के बारे में क्या कहना जो अपना नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बना पाई है। और किसी भी पार्टी का जो संगठन है उन्होंने कहा नया संगठन बना पाई है, और संगठन बन भी गया है तो मेरिट के आधार पर होना चाहिए, तो मेरिट के आधार पर तो संगठन बना ही नहीं। तो इस तरह के उन्होंने जवाब दिए थे सवाल पूछने पर। तो दोस्तों, पहले तो थोड़ा हमें किरण चौधरी जी के बारे में बता दो कि किरण चौधरी जी बहुत ही जुझारू नेता हैं। वो हरियाणा के लौह पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल जी उनकी पुत्रवधू हैं, और उन्होंने राजनीति में बहुत संघर्ष किया है। और आज जो भी मुकाम हासिल किया है उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर हासिल किया है, अपने संघर्ष के दम पे हासिल किया है। क्योंकि भिवानी में उनका जो एरिया है वो क्षेत्र में भिवानी जिले के अंदर उनका प्रभाव है, ठीक ठाक सा प्रभाव है थोड़ा। तो जब कांग्रेस में उनकी नहीं चली तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अब वो भी राज्यसभा की सदस्य हैं, और उनकी लड़की है श्रुति चौधरी जी, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पद पर वो हैं वो डिजर्व करती थी, और अपनी योग्यता के बल पर उस पद पर वो गई हुई हैं। लेकिन खैर दोस्तों, तो अब ये जो दोस्तों उन्होंने जवाब दिए जो सवाल उनसे हुए किए पत्रकारों ने, तो मैं थोड़ा सा इनका विश्लेषण करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा है उसका क्या मतलब है और क्या उनका जवाब होना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसका जो विश्लेषण है क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, उन्होंने जब एक पत्रकार ने पूछा कांग्रेस के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस कांग्रेस में तो भाई भतीजावाद है। तो शायद उनका तात्पर्य था भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके लड़के की राजनीति के ऊपर। तो वो शायद ये कहना चाह रहे थे अगर भूपेंद्र हुड्डा जी खुद उसमें है और अपने लड़के को आगे बढ़ा रहे हैं तो यही भाई भतीजावाद है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो राजनीति है वो क्या है। चलो वो तो पिता और पुत्र की राजनीति है, तो क्या आपकी राजनीति माँ और बेटी की नहीं है क्या। आपने जो राजनीति की अपने लिए की, और बाकी फिर उसके अलावा आपने श्रुति चौधरी जी को आगे बढ़ाया, तो इलेक्शन लड़वाए, जो भी किया, तो आपकी भी राजनीति तो सेम है ना। भाई भतीजावाद की राजनीति में तो आप भी शामिल होती हैं। तो इसमें पार्टी को ये कहना है कि भाई भतीजावाद मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो नहीं है उचित नहीं है। दूसरा फिर ये कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी शून्य है, और अब तो और भी नीचे धरातल में जाने की उसकी वो है, चली जाएगी वो पार्टी। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैडम शून्य कैसे कह सकते हैं आप। 37 सीटें हैं आज के दिन, और एक मजबूत विपक्ष है, और वो सत्ता में आते आते रह गई, और वो सत्ता के अंदर पूरे हरियाणा को पता है कि वो सत्ता में कैसे आई थी। पूरा हरियाणा चीख चीख के ये कहने लग रहा है कि वो ईवीएम के बेस पे आई थी, ईवीएम में गड़बड़ी करके आई थी। ये पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा है इस चीज की। और इलेक्शन से पहले जो बयान थे, नेताओं के बयान थे, उनसे थोड़ा सा इस अफवाह को, इस चर्चा को बल भी मिलता है। आपको जेपी दलाल जी का याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमने जो करना था वो कर दिया। और नायब सिंह सैनी जी ने भी ये कहा था कि हमने जो करना था वो कर दिया और हमारी ही सरकार आएगी। तो ये इससे शक पैदा नहीं होता कि आपकी जो पार्टी की सरकार आई है वो ईवीएम के कारण आई है। और अब तो ईवीएम की गड़बड़ी के सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो चुका है। पानीपत का आपने वो केस तो देखा होगा ना, जब ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने उसको को वीडियो रिकॉर्डिंग में उसकी काउंटिंग की गई, तो उसमें हेरा फेरी मिली थी या नहीं मिली थी। अगर उस सरपंच के चुनाव में हेरा फेरी ईवीएम में मिल सकती है, तो क्या ये संभावना नहीं है कि जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी हेरा फेरी नहीं हुई होगी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम की सरकार है ये है, तो जब ईवीएम की सरकार है तो इसमें ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल शून्य नहीं, उसके बावजूद भी 37 सीटें तो आई हुई है ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अब रही बात उस चीज की खींचातानी की जो आप बात कर रहे हैं, तो खींचातानी कहाँ नहीं है। और अगर खींचातानी कांग्रेस पार्टी की हम वो करें, तो खींचातानी की जो आज तक आपने जो राजनीति की है, उसकी कांग्रेस की जो राजनीति की है उसमें खींचातानी करने वालों को एक धड़ा हुआ करता, जिसको आरएसके के नाम से कहा जाया करता। यानी रणदीप, आर का मतलब रणदीप सुरजेवाला जी, एस का मतलब कुमारी शैलजा जी, और के का मतलब किरण चौधरी जी। यानी जो आप लोगों ने ग्रुप तो आप लोगों ने बना रखा था, और उसकी हेड तो आप थी। तो अब जब खींचातानी तो आपने की थी,
तो अब आप उसमें खींचातानी का आरोप लगा रहे हैं, तो शायद ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर बात खींचातानी की जाए, तो क्या बीजेपी के अंदर खींचातानी नहीं है क्या? राविंदर जी का मामला देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी, और उसका जो दक्षिण हरियाणा का चलने लग रहा है उसका देख लीजिए आप। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो खींचातानी ये सिर्फ इसके अंदर है। और जो आपने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, तो पहली बात तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष के उसमें जब कमेटी का निर्माण किया था बीजेपी ने, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के कमेटी के चेयरमैन के रूप में भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम जा चुका है। तो एक तरह से वो है घोषित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं। और अगर उनके नाम की घोषणा नहीं भी होती, तो नियम तो ये है कि जो पिछला नेता प्रतिपक्ष हुआ करता वही नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा। तो पिछले टर्म में जो नेता प्रतिपक्ष थे वो भूपेंद्र हुड्डा जी थे, तो अब भी ऑब्वियसली है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही नेता प्रतिपक्ष आएंगे। तो उसमें चाहे नाम डिक्लेयर करो या डिक्लेयर मत करो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब आपने कहा कि संगठन मेरिट के आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार पर संगठन नहीं बना जो कांग्रेस का बना है। तो अगर मेरिट की बात करें, तो किरण चौधरी जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप किस मेरिट के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी दिखा रही थी? आपका जो जन आधार है वो भिवानी के अंदर तो माना जा सकता है, लेकिन भिवानी से बाहर कोई जन आधार रहा है कि किरण चौधरी जी का? तो जब आप मेरिट के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की डिमांड नहीं कर रही थी, तो अब ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि संगठन मेरिट के आधार पर होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये सही है कहना कि संगठन मेरिट के आधार पर नहीं बनाया। और फिर बनाया या नहीं बनाया, अब तो आप कांग्रेस के अंदर तो है नहीं, तो अब तो ये तो कांग्रेस का मामला है कि वो कैसे बनाती है कैसे नहीं बना रही है। चलिए कोई बात नहीं, रही बात उसकी धरातल में जाने की, जो मैंने बताया था कांग्रेस धरातल में जा चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किरण चौधरी जी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के अंदर आपसे पहले भी बड़े बड़े नेता गए हैं, बीजेपी के अंदर गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैं शुरू से पॉलिटिक्स देखता आ रहा हूँ उनकी और हरियाणा की। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा जी से भी बड़े नेता थे। और राजीव गांधी जी के टाइम में तो उनको मुख्यमंत्री के नाम के लड्डू भी बट चुके थे कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र जी सिंह को बनाया जाएगा। तो वो इतने बड़े नेता थे। जब वो उनका बीजेपी के अंदर वो नहीं हो पाया, कुलदीप बिश्नोई की जो आज आप हालत देख रहे हैं, उनका वो कुछ नहीं हो पाया, वो आज वो वापस आने के लिए तरसने लग रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस की इतनी ज्यादा आलोचना करने से पहले थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए। हो सकता है इसी 4 साल के अंदर ही बीजेपी शायद आपको भी मजबूर कर दे कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाइए। खैर चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा, और वो भी कार्यशैली के आधार पर कहना चाहूंगा। बीजेपी की जो पिछले 10-11 साल की जो हरियाणा के अंदर मैंने देखी है या सेंटर के अंदर मैंने देखी है, बीजेपी की उस कार्यशैली शैली के आधार पर दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से तो बीजेपी के दो ही सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है डिवाइड एंड रूल का। अब इसमें इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी ने जाट वर्सेस 35 बिरादरी की और सत्ता हासिल की 2014 के अंदर, तो क्या वो डिवाइड एंड रूल का फैक्ट नहीं होता, उसमें फैक्टर लागू नहीं होता? और क्या ये सत्यता नहीं सिद्ध होती कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर आगे चल रही है? दूसरा जो उसका नियम मुझे लग रहा है वो ये है कि यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो का मतलब ये है कि पार्टी नेताओं को जिनका कुछ जनाधार उनको अपने अंदर तो लेती है, बुलाती है, बीजेपी ज्वाइन करती है। लेकिन एक बार मनोहर लाल जी ने बयान दिया था कि बीजेपी के अंदर नेता आते तो हैं समर्थकों के साथ, लेकिन जाते हैं अकेले। यानी बीजेपी उनके समर्थकों को अपने पास रख लेती है और उनको अकेला करके आधारहीन करके उनको वापस भेज देती है। तो क्या इस कार्यशैली का नाम यूज एंड थ्रो नहीं है? यानी उनके एरिया को भी वो कवर कर लिया, उनके समर्थकों को भी रख लिया और अकेले उनको भेज दिया। न वो घर के रहते हैं, न वो घाट के रहते हैं। तो जब बीजेपी औरों के साथ ऐसा करती है, तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इतनी ज्यादा आलोचना करने की बजाय थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट रख लेना चाहिए कि क्या पता कब घर वापसी हो जाए। अगर आपको लगता है कि घर वापसी नहीं होगी, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी शायद जाटों को पसंद नहीं करती। मेरा अपना अंदाजा, ये पता नहीं करती है या नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मैंने जो देखे हैं, अब देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, कौन थे? वो जाट थे। सतपाल मलिक जी कौन थे? जाट थे। जगदीप धनखड़ जी कौन थे? जाट थे। अब एक नया मामला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, उसमें जो संजीव बालियान जी थे वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के। लेकिन अगर बीजेपी चाहती तो उनको जिता सकती थी।
लेकिन वो हार गए। इसका तात्पर्य तो यही ना कि शायद बीजेपी के वोट उनको नहीं मिले, और बीजेपी के वोट नहीं मिले तो अब उस लड़ाई को क्या किया गया है, बीजेपी और शीर्ष कांग्रेस का नहीं था, ये जाट बनाम ठाकुर का वो किया था, जाट बनाम ठाकुर था शायद, राजीव प्रताप रूडी, उसको नेताओं का रूप नहीं दिया गया, उसको जाट बनाम दूसरी जाति का रूप दिया गया। तो क्या इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जाटों को हर लिहाज से डाउन करने की कोशिश कर रही है? जब ये जाट नेता थे तो किरण चौधरी जी आप भी जाट नेता हैं। अगर इस चीज को कम से कम पिछले उदाहरणों से आप समझ सकते हैं, पिछले जो इन नेताओं के साथ जो कुछ भी हुआ उन नेताओं से सबक ले सकते, तो मुझे ऐसा लग, हो सकता है आप अपवाद हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद आपका जो वो घर वापसी शायद होगी ही होगी। बाकी तो ये है कि हो सकता है आप अपवाद हो, कोई भी चीज पत्थर की लकीर तो होती नहीं, हो सकता है आप इसके अंदर वो अपना और ज्यादा कद बढ़ा ले, लेकिन मैं तो कार्यशैली के आधार पर कह रहा हूँ। हाँ ये है कि मेरा जो विश्लेषण है वो मेरे अपने बेस के ऊपर है, कोई ये तो नहीं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो सिर्फ 25 साल का है। और किरण चौधरी जी आप 1993 से राजनीति में, यानी आप मेरे से तो बहुत सीनियर है, ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, आपको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा कि बीजेपी में आपका क्या फ्यूचर है और क्या नहीं है। लेकिन जो अब तक का जो मैंने विश्लेषण किया है, अब तक की कार्यशैली को देख के ही विश्लेषण किया है कि बीजेपी में जाट उम्मीदवारों के लिए या जाट नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर जो मैंने नाम लिए हैं वो जाट नेता थे तो आप भी जाट नेता हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी ये है, राजनीति आपने करनी है, एक्सपीरियंस आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप संघर्षशील हैं और डिजर्व करती हैं, उसके अंदर आपकी पकड़ है, भिवानी हल्के के अंदर आपकी पकड़ है, तो शायद अपवाद हो आप, और हो सकता है राजनीति में आपका कद बढ़ता रहे। लेकिन ये मेरा अपना विश्लेषण, मुझे जैसा लगा वैसे मैंने कह दिया। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था, ये मेरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और एक चलते चलते निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह के विश्लेषण, इसी तरह की वीडियो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये जो चैनल वीडियो देखा, इसके लिए आपको वास्तव में दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।